डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में कैद हैं और इस वजह से हम लोग का पठन पाठन का कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहा है, या भी देख रहे हैं। और आप अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे, ये भी मैं जानता हूँ इस बात को। तो आइए उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे कि मैं नागेंद्र चौधरी, डायरेक्टर शिक्षा वाटिका एज वेल एज केमिस्ट्री फैकल्टी, आप सभी का अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो आप लोग के सामने अभी हम बनाएंगे 11th क्लास के लिए, इसमें आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो से पहले हम आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और इसमें भी कुछ बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ सब दिया हुआ है जो आप बहुत पहले ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से 8 से 9 से। जैसे मैटर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फिर आपका एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मिक्सचर है, फिर मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, फिर एलिमेंट में मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, फिर इसमें हम लोग एटम है, मॉलिक्यूल है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़े होंगे। ये सब बहुत सारा एलिमेंट्री चीज़ है जो आप 7, 8, 9, 10th में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर हम अभी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ सब है और आप लोग को ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो कैलकुलेटिव है, जैसे आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, फिर कंसंट्रेशन टर्म हो गया, कन्वर्सन फैक्टर हो गया, स्टोइकियोमेट्री हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब टॉपिक हम अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे एक एक करके, सीक्वेंस में आपको हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक मिलते जाएगा, ठीक है। और इस पर बेस्ट फिर हम आपको डीपीपी देते रहेंगे, जिस डीपीपी को आप रूम पर बैठ कर सॉल्व करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपका डीपीपी में नहीं सॉल्व होगा तो वो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, फिर उस क्वेश्चन का हम आपको वीडियो बना करके आपको रीसेंड कर देंगे, या उस क्वेश्चन का सलूशन बना करके हम आपको फिर भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसमें टॉपिक सब पढ़ाई करना है, जैसे कन्वर्सन फैक्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे, और कंसंट्रेशन टर्म में भी बहुत सारा पढ़ाई करना है। स्ट्रेंथ है, परसेंटेज है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, आयनिक स्ट्रेंथ, ऐसा बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू 11th के सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में कम ही पढ़ना है। तो हम जो यहाँ पर वीडियो बनाएंगे वो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसे सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसी कड़ी में हम अभी आपका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इसको आप लोग देखिए, समझिए, फिर इसमें जहाँ दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे कहीं पर परेशानी की आवश्यकता नहीं है। और आप इस तरह से ऑनलाइन क्लास के लिए कहीं ना कहीं अभी कोशिश कर रहे होंगे, तो हमें लगता है कि उस कोशिश में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जिस स्तर से आप लोग को वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं या कराने वाले हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका कोई आपको अभी चार्ज नहीं लग रहा है। तो हम लोग का ये कोशिश है कि हमारे पूरे टीम, टीचर्स टीम और जो मैनेजमेंट का टीम है, आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपके घर पर हम प्रोवाइड कर सके, आपके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड तरीके से हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके अपने कॉन्सेप्ट को, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, बायोलॉजी के। अभी तो फ़िलहाल मेरे को ये नहीं पता है कि आप आगे अपना फ्यूचर स्ट्रीम क्या ले रहे हैं, तो हम आपको सारा वीडियो अवेलेबल कराएंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायोलॉजी का भी। जिन बच्चे को जो अपना लगे कि हाँ हमारे इस काम का है, वो अपना उस वीडियो को देखेंगे और उसको फिर रूम पर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस चीज़ को देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और उसके साथ साथ जो डीपीपी आपको दिया जाएगा, उस डीपीपी को भी रूम पर बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं।
फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, डीपीपी जो हम लोग देने जा रहे हैं, तो इसमें हम आपको एक चीज़ और नोटिस कर दें इस चीज़ का कि ये क्लास 8 के लिए भी स्टार्ट होने जा रहा है, क्लास 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, और अभी तो आपके सामने 11th का हम शुरू कर ही रहे हैं। और जो बच्चे 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट हैं, जो नेक्स्ट कमिंग सेशन में 2021 में एग्जामिनी है, बोर्ड या जेईई मेंस या नीट के लिए या एडवांस के लिए, उनका ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं और उन बच्चों को भेज भी चुके हैं जो ऑलरेडी शिक्षा वाटिका में पिछले साल से पढ़ाई कर रहे हैं। वो इनका काफ़ी फ़ायदा उठा भी रहे हैं। आप उन बच्चों से भी फीडबैक ले सकते हैं कि वीडियो लेक्चर का क्वालिटी क्या है, क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको डीपीपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डीपीपी सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सारे चीज़ आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 8 क्लास के लिए भी शुरू होगा। जो हमारे प्री फाउंडेशन टीचर्स टीम है वो भी 8, 9, 10th का तैयार कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का स्पेशली अभी तैयार होगा प्री फाउंडेशन के लिए, जो NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाएगा। और जो 11th का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, ये भी सारे टीचर आपको अवेलेबल कराएंगे, फिजिक्स का भी, मैथ का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी। तो एक एक करके हो सकता है पर डे कभी 2 वीडियो, कभी 3 वीडियो, कभी 1 वीडियो आपको शेयर किया जाए। उसको रूम पर बैठ के स्टडी करेंगे। और मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ कि आप अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पर अपना हिसाब से बहुत भरसक कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर पर ही बैठ करके हम वीडियो नोट्स, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन क्लासेस, डीपीपी असाइनमेंट अवेलेबल करा सके। और आपको कहीं से भी फील नहीं होगा कि हम अच्छे ढंग से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। इसके मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस वीडियो सबसे। आइए तो थोड़ा उसकी कड़ी का हम पहला स्टेप आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको हो सकता है कि मेरा फेस नहीं दिखे, क्योंकि ये बोर्ड है और स्पेशली पहले बोर्ड पर जो हम लिखेंगे इसका फिगर आना जरूरी है। वैसे हम इसको थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं ताकि कुछ आपको यहाँ पर दिख सके और इसका आप बेनिफिट भी उठा सके। देखिए तो मेरा फेस दिख रहा होगा। चलिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम अभी जस्ट चर्चा किए हैं, जो बहुत एलिमेंट्री टर्म सब है। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल, डाल्टन्स थ्योरी, जितना भी इस तरह का बेसिक टर्म्स है ये सब आप पहले से जानिए। हम यहाँ आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर, जिसमें सबसे पहला छोटा सा टॉपिक है कन्वर्शन फैक्टर। कन्वर्शन फैक्टर ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले ये समझना जरूरी है। कन्वर्शन फैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे बदला जा सकता है तो बहुत छोटा चीज है ना। और इसमें से बहुत सारे बच्चे को कन्वर्शन आता भी होगा, लेकिन जिस लेवल से हम अभी आपको बताने वाले हैं उसमें हो सकता है कि आपको बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ नहीं आता हो। है बहुत छोटा चीज़, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी जो कन्वर्सन हम बताएंगे ये नहीं कि कोई टॉपिक है, एक बेसिक चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं जो होल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हर जगह कॉमन चीज़ है। वो आपकी अपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सब चीज़ का इस्तेमाल होगा और ये काफ़ी काम का चीज़ है। इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए समझिए सबसे पहली बात कि 7 फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका हम लोग यहाँ पर SI यूनिट्स भी लिखेंगे। SI यूनिट्स आपके लिए कोई नया चीज नहीं होगा, इंटरनेशनल सिस्टम है ये, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक चीज जो 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे उसको हम सबसे पहले आपके सामने बता रहे हैं। यहीं से धीरे धीरे हम अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे और फिर मेन चैप्टर की तरफ इंटर करेंगे, क्योंकि उन चैप्टर्स में चाहे स्टेट्स ऑफ मैटर हो, इक्विलिब्रियम हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या कोई भी चैप्टर हो, केमिकल काइनेटिक हो, सब जगह इस कन्वर्सन का काम पड़ता है, ठीक है। तो मास का SI यूनिट क्या होता है, अब जानते हैं किलोग्राम, ठीक है।
लेंथ दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका भी एसआई यूनिट आपको पता है मीटर। हम यहाँ केवल सिंबल लिख रहे हैं। अब कहिएगा तो मैं पूरा नाम भी लिख दूंगा, यहाँ पर मीटर हो गया, ठीक है। टाइम का क्या होता है आपको पता है, सेकेंड, इसको एस से भी दर्शाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर अगला फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, केल्विन, जिसको कैपिटल के से दर्शाते हैं। फिर आपका है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी आपको पता है कि एम्पियर होता है, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका आप जानते हैं होता है कैंडेला, सीडी से इसको दर्शाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस सभी में, ठीक है, वो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका हम लोग स्टडी करेंगे अगले कुछ वीडियो में, जिसका यूनिट होता है मोल और सिंबल होता है इस प्रकार MOL, ठीक है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए। इस तरह से जो भी आपके सामने कुछ लिखा जाएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इसको नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि बाद में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का नोट कर सकते हैं इसको। ये सब फंडामेंटल यूनिट है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे डिराइव्ड यूनिट, ये सब फिजिक्स का चीज़ है, ठीक है, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत काम पड़ता है इसका। तो बहुत एलिमेंट्री चीज़ हम अभी शुरू किए हैं, आपके बहुत काम का चीज़ होगा ये सब। डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं पता है, जो हम फंडामेंटल यूनिट यहाँ देख रहे हैं ना, इसी यूनिट से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट निकाल सकते हैं। इस यूनिट की मदद से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। जैसे आपको मालूम है स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस एक लेंथ हो गया, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। टाइम का होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से जो उसका यूनिट होता है उसकी मदद से हमने दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव किया, इसलिए ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, जिसके बारे में फिजिक्स में आप और भी डिटेल डिस्कशन करिएगा। यूनिट और डायमेंशन नाम का एक चैप्टर ही है जहाँ आप इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर पाइएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए इतना का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आइए हम लोग सबसे पहले कन्वर्शन फैक्टर का एक सबसे एलिमेंट्री चीज शुरू करते हैं, ठीक है। ये है आपका मास। आइए मास को हम लोग समझते हैं कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है आपको पता है, भली भांति आप जानते हैं इस चीज को, किलोग्राम, केजी, ठीक है, इस चीज को आप जानते हैं। इसके अलावा और भी यूनिट्स है मास का जिसका हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं पूरे केमिस्ट्री में। एक तो ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। इसके अलावा टन है, क्विंटल है, पाउंड है, AMU है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी काम करेगा आपको अभी वाले चैप्टर में। ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सारा मास का ही यूनिट है और सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब ये सब एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है, किस प्रकार वो समझिए। सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पर अभी लिखा हुआ है वो है टन। तो 1 टन इक्वल टू
10 क्विंटल, एक टन में कितना होता है? 10 क्विंटल होता है, ठीक है। और एक क्विंटल जो होता है, एक क्विंटल ये 100 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए, बराबर होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारा चीज है ना जो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो एक एनालाइजेशन करना जरूरी है। आप जब तक अपने कॉन्सेप्ट को नहीं एनालाइज कर पाइएगा तब तक फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी साइंस का चीज पढ़ना आसान नहीं हो पाएगा। इसलिए एनालाइजेशन जरूरी है किसी भी चीज का। तो एक क्विंटल में कितना हो जाएगा? 100 केजी, ठीक है। अब आइए 1 केजी में 1000 ग्राम, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10⁻³ ग्राम हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। और 1 ग्राम जो होगा 1000 मिलीग्राम के बराबर, यानी 10⁻³ मिलीग्राम होगा। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, तो 1000 ग्राम में क्या होगा? 1000 × 1000 यानी 10⁻6 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये बात समझ में। अब देखिए इस चीज का एक ये दूसरा है कि हम लोग बराबर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। इस चीज को हमेशा ख्याल रखिए कि 1 ग्राम हम लिखते हैं 10⁻³ मिलीग्राम, वहीं अगर हम 1 मिलीग्राम में पूछेंगे कितना ग्राम होगा, 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। यानी जब हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करेंगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब उसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है तो सेम पावर माइनस में लिखते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यही देखिए, अगर हम पूछेंगे कि 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा, तो 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा? 10⁻⁻6 किलोग्राम। यहां देख सकते हैं आप 1 केजी में 10⁻6 मिलीग्राम है। हम बड़े यूनिट को छोटा में चेंज किए तो 10⁻6 मिलीग्राम, लेकिन जब 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में, तो 10⁻6 किलोग्राम लिखाएगा। और ये बात समझ में आपको, ठीक है। इसके बाद आइए फिर अगले टर्म की तरफ कि 1 केजी में कितना पाउंड होता है? जानते हैं आप इस चीज को? 1 केजी में कितना पाउंड होता है? सो 2.205 पाउंड, 2.205 पाउंड। ये हमारे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत नहीं ही हो पाता हम लोग को पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर। लेकिन चूंकि भी हम कन्वर्सन बता रहे हैं तो उसमें एक छोटा चीज़ ये भी जोड़ दिए, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और 1 पाउंड में क्या हो जाएगा? 0.453.59 kg। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज और आइए, बेसिक चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो AMU है वह इसके बारे में भी स्टडी कर ले, ठीक है। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं। नाउअडेज एटॉमिक मास यूनिट टर्म के जगह पर यूनिफाइड मास भी कहा जाता है और इसको यू से दर्शाते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है मालूम है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। मास का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे टन है, टन बहुत बड़ा यूनिट है, क्विंटल उससे छोटा यूनिट है, किलोग्राम उससे छोटा यूनिट है, ग्राम उससे छोटा है, मिलीग्राम उससे छोटा है, ठीक है। तो क्विंटल में, टन में हम लोग बहुत बड़े बड़े जो सब्सटेंस होते हैं उसका मास फाइंड करते हैं। ग्राम, मिलीग्राम में छोटे छोटे सब्सटेंस का मास फाइंड करते हैं। लेकिन AMU में हम किसका मास फाइंड करते हैं मालूम है? मास ऑफ किसका? एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो भी हो सकता है, उस सब के मास को हम लोग AMU में या यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम आगे वाले टॉपिक में मोल कॉन्सेप्ट में हम और इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ हम इसका रिलेशन लिख देते हैं कि 1 AMU बराबर होता है
1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसी को 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखा जाता है। ठीक है, एक्चुअली 1 AMU को हम लोग 1 डाल्टन भी बोलते हैं। 1 डाल्टन, 1D, 1 डाल्टन, 1 AMU को 1 डाल्टन, डाल्टन का नाम आप जानते हैं, उसके रेस्पेक्ट में 1 AMU को 1 डाल्टन भी कहा गया। और 1 AMU ग्राम में कितना होता है? 1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बोर्ड पर लिखने में काफी आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये वैल्यू काफी एक्सट्रीमली छोटा वैल्यू है ये। तो 1 AMU काफी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो ग्राम में यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ केजी में भी लिखा गया है। और ये बात समझ में आपको? चलिए, तो इतना पॉइंट को सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग कन्वर्शन फैक्टर में ही नेक्स्ट टॉपिक को आगे खींचते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा हमारा फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आप इसका कन्वर्सन सीखिएगा किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है इसको। तो इसका ऐसा यूनिट आपको पता है, मीटर होता है, जिसका सिंबल हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। अदर यूनिट इसका क्या है? बहुत सारा इसका यूनिट्स और भी है, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, ठीक है, माइल, यार्ड, है ना, इंच, फुट, ये सब भी बहुत सारा यूनिट है, बहुत प्रचलन में ये यूनिट है। इसमें स्पेशली जो हम लोग किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, ये सब हमारे प्रचलन में है। अब माइल भी है, जो आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, यार्ड भी होता है, इंच भी है, फुट भी है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, हम यही चीज यहाँ पर सीखेंगे कि एक यूनिट दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। इस सभी में सबसे बड़ा यूनिट हमारा माइल है। 1 माइल, है ना, कितना किलोमीटर के बराबर होता है? शायद आप जानते होंगे, पढ़े होंगे बहुत बच्चे क्लास में, है ना। 1 माइल कितना होता है? 1.6093 किलोमीटर, 1.6093 किलोमीटर। ठीक है, और यही 1 माइल जो होता है उस 1760 यार्ड भी होता है। 1760 यार्ड, 1760, 1760 यार्ड, 1 माइल इतना यार्ड के बराबर होता है। ठीक है, और ये बात समझ में। और 1 यार्ड जो होता है 3 फीट के बराबर होता है। फीट तो आप जानते होंगे, 1 फुट, 2 फुट, लगभग ये आपका 1 फीट के बराबर है ये डिस्टेंस। ठीक है, 3 फीट हो गया। और 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर, है ना। और 1 इंच आपको पता है कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, पहले हम इसी चीज को डिस्कस किए, है ना। इसको भी आप याद रख सकते हैं अगर संभव हो पाए तो। वैसे हम जो हमारा बहुत फेमस है प्रचलन में जो यूनिट है उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, या इसी को हम 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, है ना। ये तो आप जानते हैं सभी लोग। इसी तरह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या इसी को हम 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और ये बात समझ में। उसी तरह 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है ना। अब आइए इसको उठा करके हम यहाँ डालते हैं इसमें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 10⁻³ मीटर उसको लिख रहे हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में 1000 × 100, यानी हम 10⁵ सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर यही हम सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इस चीज को कि 1 सेंटीमीटर अगर पूछेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 5 किलोमीटर कहिएगा, या 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर कहेंगे। आ रही है बात समझ में? इसको देखिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए 10 टू दी पावर 2 है, लेकिन वहीं अगर हम छोटे यूनिट को बड़ा में चेंज करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, देखिए 10 टू दी पावर माइनस 2 लिखा है मैंने। है बहुत छोटा चीज बेटा, ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और समटाइम्स जब प्रॉब्लम बनाने बैठते हैं तो सवाल नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टर्म में समटाइम्स दिया जा सकता है, चाहे नीट का क्वेश्चन हो या एडवांस का क्वेश्चन हो, उस समय आप परेशान हो जाइएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन था और केवल कन्वर्सन की वजह से हम नहीं बना पाए, है ना। ये मन में किसी प्रकार का कोई गिल्टी नहीं होना चाहिए, इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, है ना। है तो बहुत आसान चीज, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बात को समझिए, आसान है और इम्पोर्टेंट है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर में या अदर चैप्टर में ये सब बहुत बराबर काम आपको पड़ता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आते फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपका 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर क्या जाएगा, 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर 2 मिलीमीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी चेंज किए हैं, सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज किए हैं, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ये सब हमारा काफी फेमस है ना। तो अब यहाँ पर आइए, ये सब हम पढ़ लिए, है ना, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम। अब ये 4 यूनिट और है जिसको हम यहाँ पर भी समझेंगे। आइए बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को, है ना। देखिए कि 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है, यहाँ पर इस तरह का सिंबल है ये माइक्रो का, हम इस प्रकार से बनाते हैं 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होता है मालूम है? माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6। जैसे किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3, है ना। मेगा का मतलब 10 टू दी पावर 6, गीगा का मतलब 10 टू दी पावर 9, ठीक है। उसी तरह माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस 6, जिसको हम 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर लिख सकते हैं। फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को हम 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए हैं तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। और ये बात समझ में, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है वैल्यू, यूनिट छोटा है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप ईमानदारी से इस चीज को समझिए, बहुत छोटा चीज है, बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का हम लिख दिया 10 टू दी पावर माइनस 6, मीटर का मीटर लिखा। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10 टू दी पावर माइनस 4 आया। आई बात समझ में। अब इसी को उल्टा अगर लिखते हैं हम कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 माइक्रोमीटर, या 1 मीटर तो 10 टू दी पावर 6 माइक्रोमीटर। देखिए क्या किया हमने, उलट दिया। क्या किया, उलट दिया। छोटे यूनिट को जब बड़े में चेंज किए तो माइनस में लिखे, जब उसी बड़े को छोटा में चेंज किए हैं तो वही चीज प्लस में लिखे हैं, पहला बात। दूसरा बात इसी तरह ये 1 पिकोमीटर हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर, या 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ गए। इसको उलट के लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर 10 पिकोमीटर, या 1 मीटर तो 10 टू दी पावर 12 पिकोमीटर, ठीक है। अगली बात आई है कि 1 नैनोमीटर, नैनो मीन्स होता है 10 टू दी पावर माइनस 9, मीटर का मीटर लिखा मैंने, 10 टू दी पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। उलट दीजिए, आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर 7 नैनोमीटर, या 1 मीटर तो 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर, ठीक है। और ये बात समझ में। तो बच्चों अब एक चीज और हम लोग सीखेंगे अभी एंगस्ट्रम के बारे में। एंगस्ट्रम ये हमारा यूनिट है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, या 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। उल्टेंगे तो 1 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर 8 एंगस्ट्रम कहलाएगा,
और 1 मीटर 10⁻10 एंगस्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, काफी छोटा, आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रूम पर बैठ करके अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोशिश करिए याद करने का। वैसे ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, कहीं से कुछ भी कन्वर्सन रह सकता है बहुत छोटा टॉपिक लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी या पेन से इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम पीछे 2 फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्सन पढ़ चुके हैं, एक तो मास का, एक लेंथ का। अभी हम और आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम का कन्वर्सन पढ़ेंगे हम लोग, फिर डेंसिटी का पढ़ेंगे, टेम्परेचर का, प्रेशर का, एनर्जी का, इस सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग अभी कन्वर्सन पढ़ेंगे। और इस वीडियो के बाद जो मैं फिर आपको अगला वीडियो दूंगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट का। मोल इज अनमोल, मोल अनमोल है ना, ये हम अपने से बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, अनमोल इसलिए इसको मेरा मानना है कि बच्चे पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर भी मोल के बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। और दूसरा इसको हम इसलिए अनमोल बोलते हैं कि एक ऐसा टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, मोल, जो कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि होल केमिस्ट्री में उस मोल का काम करेगा। इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे वहां कंफ्यूज करते हैं, फंसते हैं। तो इस बेसिक कन्वर्शन के बाद जो मैं आपको अगला वीडियो दूंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक का होगा। चलिए, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पर कन्वर्शन को और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सन टर्म हम आपको पढ़ा रहे हैं वॉल्यूम। बेटा इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या जानते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, और इस मीटर क्यूब के अलावा अदर भी यूनिट्स है जो प्रचलन में है, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी या डेसीमीटर क्यूब। सीसी मतलब यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है सीसी। और ये सभी यूनिट एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है, इंटर कन्वर्टेड है। किस प्रकार से इंटर रिलेटेड और इंटर कन्वर्टेड है अभी हम समझ जाएंगे अगले 2 मिनट में। देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब समझ में आता है कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर मोटाई। सोचिए 1 मीटर लगभग इतना बड़ा हो जाता है, ये लगभग ये डिस्टेंस आपका लगभग 1 मीटर है, या इस बोर्ड के लेंथ को लगभग आप मान सकते हैं थोड़ा सा 1 मीटर। इसी का 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एक ट्रंक लेना है, एक पेटी इमेजिन करिए। 1 मीटर क्यूब, उसमें कितना पानी आ जाएगा मालूम है? ये बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, 1000 लीटर, 10⁻³ लीटर। छत के ऊपर आप देखते होंगे टंकी जिसमें पानी हम लोग स्टोर करते हैं, वो अलग अलग कैपेसिटी का होता है। 500 लीटर का भी होता है, 1000 लीटर का भी होता है, 2000 लीटर का भी होता है, लेकिन जनरली हम अपने छतों पर देखते हैं वो लगभग 1000 लीटर का होता है। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं हम लोग। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, उतने बड़े एक ट्रंक में, एक पेटी में कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं? तो 1000 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब को हम 1000 लीटर बोलेंगे, 10⁻³ लीटर। ठीक उसी तरह हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर। ये काफी फेमस है, आप इसको शुरू से ही, बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको आप 10⁻³ मिलीलीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हम इसके बारे में भी समझेंगे कि 1 ml जो होता है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, या इसी को हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये छोटा सा यूनिट सेंटीमीटर का, छोटा सा है ना। तो 1 सेंटीमीटर का लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर मोटाई, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट। लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसकी छक्का गोटो जो होता है, छक्का गोटी, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है मान लेते हैं। तो उसमें वॉल्यूम पानी का कितना आएगा? 1 ml। तो वही 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml कहलाता है।
या उसी को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 सीसी भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखो, तो यहाँ पर हम 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर लिखे, तो 1000 लीटर में क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 10⁻6 मिलीलीटर। और चूंकि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, इसलिए 10⁻6 मिलीलीटर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको उलट के लिखिए। चलिए इसको रिवर्स करते हैं। हम लिख सकते हैं, अगर 1 ml पूछे, यहाँ तो लिखा हुआ है ही, तो 1 ml कितना के बराबर हो जाएगा बताओ, 10⁻6 मीटर क्यूब है। 1 ml जो होगा, क्योंकि बड़े यूनिट को जब छोटा में चेंज करते हैं तो पावर प्लस में आ रहा है, लेकिन वही जब छोटे यूनिट को हम बड़ा में चेंज करेंगे तो वही सेम पावर माइनस में लिखेंगे। ठीक है, या लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तब तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 डेसीमीटर क्यूब, एक्चुअली 1 डेसीमीटर का मतलब हो गया 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर आपको पता है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिख दिए, क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जितना 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml के बराबर, 1000 ml को हम लोग 1 लीटर लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 dmq जो होगा 1 लीटर के बराबर। आई बात समझ में? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वॉल्यूम का कन्वर्शन है। देखिए इस चीज को अच्छे ढंग से आप याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि है बहुत आसान छोटा सा चीज है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी। इसमें भी लोग कंफ्यूज करते हैं डेंसिटी, और ये डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी चैप्टर में आपकी जो मोलैलिटी पढ़ाएंगे, तो वहां पर मोलैलिटी सब आपस में रिलेटेड है और सब डेंसिटी की मदद से ही रिलेटेड है। वहां पर डेंसिटी आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो डेंसिटी का क्या रोल होने वाला है, क्या रोल होगा वो आप समझ पाइएगा। लेकिन डेंसिटी को चलिए हम लोग यहाँ पर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कि डेंसिटी को डी से भी दर्शाते हैं या रो से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, और हम चूंकि मास पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। अब मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो बता सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके अलावा और भी यूनिट्स है ना, क्या है, ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी, है ना, या ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये सब भी यूनिट फेमस है और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। किस प्रकार से आप उसे समझ सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम पर ml लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी बहुत जगहों पर इसका काम पड़ता है बेटा। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से आप नोट करेंगे, याद रखेंगे तो सवाल बनाने में आसानी होगी। छोटे छोटे चीज को हम भूल जाते हैं, जिसके कारण सवाल नहीं बन पाता हम लोगों से। वजह यही है कि बेसिक चीज हमको नहीं आता, एलिमेंट्री चीज भूले रहते हैं, इग्नोर करते हैं इन चीजों को, तो फिर सवाल में तो दिक्कत होगी ना। इसलिए इस चीज को आप अच्छे ढंग से सीखिए और समझिए। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम 1000 kg पर मीटर क्यूब ही कह सकते हैं। जितना टाइम्स इसको यहां बढ़ा दिए ना, उतना ही टाइम्स ये भी यहां बढ़ गया है। ठीक है, कैसे देखिए, उसको हम यहां समझते हैं इस चीज को। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। यहां देखिए लिखा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं ना 1000 ग्राम जो होगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और ये बात समझ में, चलिए 1000 ग्राम को हम 1 kg लिखते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1 लीटर लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको अगर हम 1 kg को 1 लीटर लिखे तो 1000 kg को हम 1000 लीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1000 kg इक्वल टू 1000 लीटर। अब 1000 लीटर को हम क्या बोलते हैं? 1000 लीटर को क्या बोलते हैं? 1 मीटर क्यूब। तो 1000 लीटर को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर क्यूब। ये हो गया 1 मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब निकला कि 1000 kg जो होगा पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो कैसे लिखे पता चला इस चीज को? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे मिस करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमने वहां कोशिश किया है, उसको देख करके आप समझने की कोशिश करिए, उधर लिखा हुआ उस चीज को। अब एक चीज बताइए आप कि 1 ग्राम पर ml इक्वल टू कितना ग्राम पर लीटर हो सकता है? बोलिए। बोलिए क्या मतलब निकला इसका कि 1 ml का 1 ग्राम है, तो 1 ml का 1 ग्राम, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ml का हो जाएगा 1000 ग्राम। अगर हम ऐसे लिखे कि 1 ग्राम पर लीटर इक्वल टू कितना ग्राम पर मिलीलीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर का 1 ग्राम है, तो 1 ml का, तो 1 लीटर से 1000 गुना कम है 1 ml, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.001 या 10⁻³ 10⁻³ ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। समझे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा, समझने की कोशिश करिए। इसका जो बेसिक चीज सब सब याद रखिएगा तो ही समझ पाइएगा। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ये डेंसिटी का कुछ कन्वर्सन है, इसको आप याद रखने की कोशिश करिए, अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ये कॉपी पर नोट कर लीजिए इस चीज को। ओके, तो ये बच्चों एक चीज और हम समझते हैं यहाँ पर कि वाटर के लिए 1 ग्राम जो होता है 1 ml के बराबर, तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर जहां भी हमको काम पड़ेगा 1 ग्राम पर ml ही हमको लेना है। ठीक है, एक चीज ये भी है। चलिए तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। टेम्परेचर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका SI यूनिट ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं या जानते हैं, केल्विन होता है, कैपिटल के से इसको दर्शाते हैं। और इसका 2 और भी फेमस यूनिट है, एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में डिग्री नहीं बोलना है, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट डिग्री केल्विन, ओनली केल्विन। ठीक है, अब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो अगर मान लो कहीं पर T डिग्री सेल्सियस है, कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है जो T मान लेते हैं, इसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? तो 273 हम नियरली लेते हैं और उसमें डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर जोड़ देंगे तो जो आएगा उतना केल्विन हो जाएगा, है ना। जैसे देखो 25 डिग्री सेल्सियस जिसको हम रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा केल्विन में? क्या हो जाएगा? 273 + 25 298 केल्विन। और ये बात समझ में? फिर उसी तरह हम लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में क्या हो जाएगा? 273 + 100 यानी 373 केल्विन। इस तरह और भी हम है जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कन्वर्शन ये हो गया। अगर केल्विन में टेम्परेचर रहेगा, मान लो कहीं पर T केल्विन लिखा हुआ है, तो इसको फिर डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे? तो जो T केल्विन होगा उसमें से 273 हमको माइनस कर देना होगा तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्शन हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कहीं पर 0 केल्विन, है ना, तो डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगा? 0 - 273 -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये बात समझ में? बिल्कुल। और इसका एक रिलेशन और भी है कि अगर हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में निकालें तो क्या लिख सकते हैं? 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन। अब 6, 7, 8, 9 क्लास में इस चीज को पढ़े होंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका इतना ले लीजिए
और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एट -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है एक्चुअली -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। ये -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर है ना, -40 डिग्री सेल्सियस जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल जो है सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेम्परेचर से रिलेटेड है ये। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हम इन सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर, और प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। इसको हम PA से दर्शाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारा फेमस यूनिट्स है। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार है ना, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, टॉर या mm ऑफ Hg है ना, या सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सब कुछ फेमस यूनिट है ना, प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, ATM, बार, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, टॉर, MFHg, CMFHg, और ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। किस प्रकार? आइए देखिए, यहाँ ATM 1 ATM, ATM मीन्स नॉट पैसा निकालने वाला। यहाँ ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01325 बार। राउंड फिगर में आप 1.013 यहां तक केवल लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक तक 1.013, एक्चुअल वैल्यू 1.01325 बार है। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो इतना दोनों बराबर दिख रहा है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि 1 पास्कल जो होगा 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के बराबर होगा। आई बात समझ में? और यही 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोला जाता है, या इसी को हम 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर में 760 मिलीमीटर, या इसी को हम 760 टॉर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि 1 mm ऑफ Hg जो होता है वो 1 टॉर के बराबर होता है। टॉर, TORR, टॉर भी यूनिट है। टॉरिसेली नाम आप सुने होंगे, साइंटिस्ट का नाम है जिसने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था। उसी साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रेशर का यूनिट टॉर में भी एक्सप्रेस करते हैं। वैसे पास्कल है, ये सब साइंटिस्ट का ही नाम है। आ रही है बात समझ में? टॉर हो गया, पास्कल हो गया, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, आप इसको याद रखिएगा, आपको बहुत काम आगे देने वाला है। हर चैप्टर में इसका भी इस्तेमाल होगा। अब आइए, 1 बार इक्वल टू 0.987 ATM लिखते हैं। यहाँ देखो 1 ATM इतना बार, यानी इतना बार है 1 ATM, तो 1 बार में निकाल लेंगे। सॉल्व करिए यूनिटरी मेथड से, या इसी को हम 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं, या 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ VVI लिखा है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हो या अदर भी और भी चैप्टर है, जिसमें जितना भी कन्वर्सन हमने आपको अभी पढ़ाया है उस सब का इस्तेमाल पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो या मैथ में भी हो सकता है। ये कन्वर्सन ही आपको आना चाहिए, है बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीज, लेकिन बच्चे यहाँ फंसते हैं, भूलते हैं, छोटी चीज समझ के भूल जाते हैं, या उनको याद करने परेशानी होती है, नहीं याद करना चाहते हैं। तो नहीं याद करने से तो काम नहीं चलेगा, याद तो करना पड़ेगा। हो सकता है कई जगहों पर क्वेश्चन में रिलेशन दे देता है, कई जगहों पर रिलेशन नहीं देता है, तो आप याद रखेंगे तो बनेगा फिर सवाल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एनर्जी का कन्वर्सन छोटा सा पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसका।
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग एनर्जी अभी सीखेंगे। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है आपको मालूम है, जूल। जे से इसको दर्शाते हैं, जूल। और इसके अलावा एनर्जी का हम लोग जो पूरे केमिस्ट्री या फिजिक्स में यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अदर यूनिट्स है, अर्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी भी हो गया, ठीक है, या कैलोरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, या किलो जूल का भी इस्तेमाल करते हैं, या किलो कैलोरी का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये सब बहुत ही प्रचलन में, अर्ग, ईआरजी, अर्ग लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, जूल, ये सब एनर्जी का फेमस यूनिट है जिसका हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सब भी एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है। किस प्रकार इंटर रिलेटेड है अभी हम समझ जाएंगे। देखिए कि 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 7 अर्ग के। हम लिख सकते हैं कि 1 अर्ग जो होगा 10 टू दी पावर -7 जूल के होगा, पहली बात, ठीक है। तो जूल और अर्ग में हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में समझिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम शॉर्ट में ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, ये होता है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इसका काम करता है, ठीक है। तो आइए फिर नेक्स्ट में कि 1 कैलोरी, ठीक है, इसको 4.18 जूल, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम नियरली 4.2 जूल ले लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखें, जूल को हम किलो जूल में और मोल में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर लिखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल पर एटम लिख सकते हैं। अब जूल को किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल में है, किलो में चेंज करेंगे, क्या करिएगा, 1000 से डिवाइड, तो जूल किस में चेंज हो गया, किलो जूल में, है ना। अब पर एटम को मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाय 1000, तो लिखा हुआ है ही, किलो जूल का किलो जूल है। पर एटम इसको मोल में कैसे चेंज करेंगे मालूम है, देखो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 के। इतना एंटिटीज या इतना पार्टिकल कुछ भी हो, तो एटम को मोल में चेंज करना है, तो एक एटम का इतना किलो जूल है, तो इतना एटम का क्या हो जाएगा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 किलो जूल पर मोल ये कहलाने लगेगा। एटम यानी यहां देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक वोल्ट का एक एटम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ जूल में कन्वर्ट किए, फिर यहाँ जूल को किलो जूल में चेंज किए, यहाँ अभी एटम ही है, एटम को जैसे ही मोल में चेंज करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक एटम का इतना किलो जूल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना किलो जूल फॉर 1 एटम, तो 1 एटम का इतना किलो जूल, इसलिए इतना एटम का मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो लगभग 96.4 करीब में आता है ना, इतना किलो जूल पर मोल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। तो अभी हम आपको कन्वर्शन फैक्टर पढ़ा रहे थे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन आसान था, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप अगर हमारी बात को समझते हैं या मानते हैं तो फिर ये इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। ये कन्वर्सन जो हम आपको आज बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर चैप्टर में सबका इस्तेमाल हो सकता है, मतलब होता ही है। मोल कौन पहला चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर हो, या फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली जितना भी पढ़ना है सब जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा।
इसलिए आप इसे अगर हो सके यथासंभव एज पॉसिबल तो इस चीज को याद रखने की कोशिश करिए। इस वीडियो का बार बार रिपीट करके देखिए, इसका नोट्स तैयार करिए, याद करिए, समझने की कोशिश करिए कि कैसे कन्वर्ट किए हैं इस चीज को। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं इसके लिए, है ना। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अब हम लोग इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो मोल कॉन्सेप्ट होगा, मोल से रिलेटेड है। बच्चे मोल में बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम इस तरह से आपको पूरे मोल के बारे में समझाएंगे कि कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। और मोल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो कि मोल का इस्तेमाल हर जगह आपको होगा, हर चैप्टर में। ये केवल कहने की बात, इसको मान करके आप कभी भूल नहीं करिए, ठीक है। जो कहते हैं उस बात को समझिए कि मोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोल अनमोल है, उसका पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। मोल अगर आप सीख जाते हैं तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत है, आपको मेहनत करना होगा इसके लिए। तो इसी के साथ हम अपना आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।